नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा सीजीपीएससी मॉडल आंसर वाला जो सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पेपर 4 पार्ट 3 यानी कि पर्यावरण साथ में अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान, इनके मॉडल आंसर, इनके आंसर की वगैरह के बारे में, किस प्रकार से इसके आंसर वगैरह हम डील कर सकते थे, कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या इनके पीछे कंसेप्ट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो वन बाय वन हम इसमें देखते चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान की वह तकनीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या? ये एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, तो हम इसको लिख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है, कंप्यूटर विज्ञान की वह तकनीक है। इस प्रकार से हम इसको पहले रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसके बारे में और बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली कर क्या है, इसकी क्षमता क्या है। इसकी क्षमता ये है कि हम मानवों के जैसे, यानी हमारे ह्यूमन जैसे वह सोच सकता है, समझ सकता है और सबसे बड़ी बात अपना खुद से निर्णय ले सकता है। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? पहले तो यहाँ पर हमको लिखना होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक साइड हेडिंग दे करके हमको जनरली शुरुआत करनी होती है। शुरुआत में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक साइड हेडिंग ऐसे दे सकते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक साइड हेडिंग दे करके शुरू कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कंप्यूटर विज्ञान की वह तकनीक है जिसके माध्यम से मशीनों को मानवों के जैसे सोचने, समझने, सीखने, निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की जाती है। इस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिख सकते हैं। ये शुरुआती 2-3 लाइन में तो हमारे डेफिनेशन आ सकते हैं। उसके बाद हम इसके उपयोग के बारे में लिख सकते हैं कि इनका उपयोग ये सब कहाँ किया जा रहा है। उपयोग हम यहाँ कहाँ कर रहे हैं? खेती किसानी में भी इनका उपयोग हो रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से भी इनका उपयोग हो रहा है, डेटा मैनेजमेंट में भी इनका उपयोग हो रहा है, इवन हमारे मेडिकल फील्ड वगैरह में इनका उपयोग हो रहा है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हम इसमें डील कर सकते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बिग डेटा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिग डेटा? ये बिग डेटा क्या होते हैं? बिग डेटा देखिए, बहुत ही तेज़ी से बदलता हुआ और बहुत ही तेज़ी से आता हुआ ये एक बहुत बड़ा डेटा संग्रह होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो होता है। जैसे हम देखें सोशल मीडिया ट्रेंड्स, लगातार यदि किसी एक ही चीज़ पर वीडियो बन रही है, किसी एक ही मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है तो वह ट्रेंडिंग लिस्ट पर टॉप में चला जाता है। यह कैसे जा रहा है? लगातार जब उस पर लाखों लोग बात कर रहे होंगे, लाखों लोग उस पर वीडियोज़ वगैरह बना रहे होंगे, तो वो सारा चीज़ एक साथ डेटा कलेक्ट होता है और फिर यह एनालिसिस करता है कि इन पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है तो वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग पर ऊपर आ जाता है। ये होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स डेटा। एकदम मिनिमल, बहुत ही सिंपल से यदि उदाहरण दूँ तो यदि आप कभी यूट्यूब देखते होंगे, किसी प्रकार का आपने एक वीडियो देखा, कोई सॉन्ग सुन लिए, कोई मूवी देख ली, तो उससे जुड़े हुई उसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार वह फीड में भेजता रहेगा। यह कैसे हो रहा है? यह भी डेटा का एक स्वरूप है। वह पूरा एनालिसिस करता है आपको किस प्रकार का वीडियो देखने का शौक है, वैसा ही फीड वह फिर आपके सामने भेजता है। ऐसे ही दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो ऐसे यूट्यूब वगैरह और अलग आपके सोशल मीडिया साइट्स हैं, या फिर आप अमेजन वगैरह देख लो, ई कॉमर्स बिजनेस। यदि आपने जूता खरीदा, कोई आपने सपोज बैग वगैरह खरीदा, तो अगली बार जब आप अमेजन ओपन करोगे तो सामने आपके वही जूता, उसी प्रकार के बैग्स वगैरह दिखाएगा कि लो भाई इसको भी परचेज कर लो। यह सब कैसे हो रहा है? ये सब वैसे ही डेटा मैनेजमेंट से होता है। इन्हीं सब को कहा जाता है बिग डेटा। इस प्रकार के कई चीज़ें जैसे फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, लगातार अपलोड हो रहे हैं, आपके टेक्स्ट मैसेज वगैरह है जो आप स्टेटस डाल रहे हैं लिख करके सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पर, ये सारे कॉम्प्लेक्स डेटा समूह हैं जो एक जगह जा कर के स्टोर हो रहे हैं, उनको एनालिसिस वगैरह किया जा रहा है। ये सब कहलाता है बिग डेटा। तो यह क्या कह सकते हैं इसको, बिग डेटा को? यह जटिल, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह एक जटिल डेटा का, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जटिल, विशाल, तीव्र गति से परिवर्तित होने वाले डेटा का एक संग्रह है। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं बिग डेटा। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है? सोशल मीडिया ट्रेंड्स वगैरह स्टडी करने में, आपके ई कॉमर्स वगैरह स्टडी करने में, इस प्रकार के जो व्यापक बहुत बड़ी चीज़ें हैं उनको स्टडी करने में इनका यूज़ होता है। और ये कोई एक ह्यूमन्स द्वारा, जो हमारे पारंपरिक मशीन्स वगैरह हैं उनके द्वारा इनको एनालिसिस नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब के लिए हमको बड़े बड़े मशीन्स चाहिए रहते हैं, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है कि इन बड़े बड़े बिग डेटास को ये एनालिसिस कर सके, साथ में इनको अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर सके। ये सारी चीज़ें उससे ही एनालाइज की जाती है। हमारे पारंपरिक ये जो लैपटॉप्स वगैरह हैं, कंप्यूटर्स हैं, इनके द्वारा हम इनको एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये होते हैं आपके बिग डेटा। इसके हम मॉडल आंसर्स देख सकते हैं एक बार कि किस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो इसे देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता,
इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वह तकनीक है जिसके माध्यम से मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। यहाँ तक हमारा डेफिनेशन हो जाता है। उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं कि यह 21वीं सदी की, जो कि वाकई में है, सबसे प्रभावशाली तकनीक है। इसी पर आधारित हमारे रोबोटिक्स आ रहे हैं, रोबोट वगैरह आर्टिफिशियल ऐसे आ रहे हैं जो बाद में इंसानों के पूरी तरीके से काम करेंगे। यह कहा जा रहा है कि फैक्ट्रीज में रोबोट्स जो है पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे ह्यूमंस को। जो हमारे कई ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पर बहुत ही हजार्डस वर्क करते हैं, जैसे लोहा गल करके आ रहा है उसको हैंडल करना, कई ऐसे मेटल से पिघल करके आ रहे हैं उनको इन सब में डालना, अलग अलग स्ट्रक्चर्स वगैरह में, ये सारे बहुत ही हजार्डस काम होते हैं। उन जगहों पर हो सकता है बाद में रोबोट्स वगैरह काम करें। सब इन्हीं टेक्निक्स पर बेस्ड होंगे। फिर इसके बाद हम इसका उपयोग लिख सकते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। शिक्षा में हो रहा है, कृषि में हो रहा है, सुरक्षा, इन क्षेत्रों में इनका उपयोग वगैरह किया जा रहा है। फिर यदि हम देखें बिग डेटा से हम क्या समझ रहे हैं, तो बिग डेटा क्या है? एक ऐसा विशाल, जटिल और तीव्र गति से उत्पन्न होने वाला आंकड़ों का समूह है जिन्हें पारंपरिक डेटा प्रबंधन उपकरणों से संग्रहित व विश्लेषित करना कठिन होता है। तो हमने यहाँ पर डेटा के बारे में बताया कैसा है। एक तो यह विशाल है, बहुत बड़ा डेटा संग्रह है। फिर जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वी ह्यूमंस कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। फिर उसके बाद यह क्या हो रहा है? तीव्र गति से, बहुत ही तीव्र गति से लगातार उत्पन्न हो रहा है। हर सेकंड पर लाखों लोग इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, लाखों लोग यूट्यूब चला रहे होंगे, लाखों लोग इंटरनेट्स का उपयोग कर रहे होंगे, केवल सोशल मीडिया साइट्स में नहीं, अपने अपने अलग अलग इस्तेमाल, ऑफिस वर्क वगैरह के लिए भी। इन सब का डेटा एक जगह पर जा करके एनालिसिस होना, ये सब होना, यही कहलाता है बिग डेटा। और इन्हें हम पारंपरिक डेटा प्रबंधन से नहीं समझ सकते, नहीं संग्रहित कर सकते, नहीं विश्लेषित किया जा सकता। इनका फिर हम देख सकते हैं कि उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है। व्यापार विश्लेषण, मौसम पूर्वानुमान, ये सारे अलग अलग टाइप के डेटा, सोशल मीडिया ट्रेंड वगैरह स्टडी करने में, इन सभी चीज़ों में इस बिग डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन वगैरह की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी से हम क्या समझते हैं? तो देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी एक्चुअली में क्या होता है? सबसे पहले तो हम लाइब्रेरी समझते हैं। लाइब्रेरी क्या होता है? पुस्तकालय, पुस्तक वगैरह के संग्रह है, उन्हीं को हम पुस्तकालय बोलते हैं, लाइब्रेरी उन्हीं को बोलते हैं। ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज ऐसी ही होती थी, वहाँ पर पुस्तकें वगैरह होंगी, ठीक। आजकल की मॉडर्न लाइब्रेरी से आप जाओ तो वहाँ पर पुस्तकें हैं, साथ में कुछ रिसर्च पेपर, जर्नल्स, इन सब भी रखे रहते हैं। अब आते हैं हम डिजिटल लाइब्रेरी में। तो डिजिटल लाइब्रेरी चूंकि इसी का डिजिटलाइजेशन है, आप समझ सकते हैं। इसमें पुस्तक भी आ गए, साथ में हमारे क्या आ जाते हैं, आपके रिसर्च पेपर भी आ जाएंगे, साथ में कुछ ऑडियो लेक्चर्स, कुछ वीडियो लेक्चर्स, इस प्रकार की सारी चीज़ें इसमें समावेशित होंगी। तो यह एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, ये पूरी तरीके से क्या है, समावेशित रूप से एक संग्रह है डिजिटल शैक्षणिक सामग्री वगैरह का। तो इसको हम यही लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमको इसमें यही बताना होगा कि डिजिटल लाइब्रेरी है क्या। डिजिटल लाइब्रेरी, पहले तो हमको यहाँ पर हेडिंग डालना, डिजिटल लाइब्रेरी ऐसा। फिर उसके बाद हम बता सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। सबसे पहले तो हमको यही बताना होगा कि यह डिजिटल संग्रह है। डिजिटल, सबसे पहले तो हमको यही बताना होगा डिजिटल संग्रह है। डिजिटल संग्रह किसका है, या फिर आप लिख सकते हैं डिजिटल शैक्षिक संग्रह है। डिजिटल संग्रह किसका है, इसको भी आपको बताना होगा। किताबों का, शोध पत्रों का, पत्रिकाओं का, ऑडियो बुक्स, आपके वीडियो लेक्चर्स, इन सब का यह डिजिटल संग्रह है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। फिर इसके उदाहरण भी हम कुछ दे सकते हैं, या फिर इसके उपयोग हम बता सकते हैं कि इसका उपयोग वर्तमान में कहाँ किया जा रहा है। तो इसका उपयोग जो है शिक्षा के माध्यमों को सुलभ बनाने के लिए, क्योंकि क्या है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएं, गांव वाले क्षेत्रों में, रिमोट लोकेशंस में जाएं, या फिर आपके टायर 3 सिटी, इस टाइप के छोटे छोटे क्षेत्रों में जाएं, वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज आज भी अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी वगैरह की। तो वहाँ पर क्या है, डिजिटल एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है डिजिटल लाइब्रेरी वहाँ तक पुस्तकें वगैरह पहुँचाने का, क्योंकि आज के समय पर मोबाइल सभी के पास है, इंटरनेट लगभग सब तक पहुँच चुका है। हालांकि उनकी स्पीड कितनी है, क्या है, यह चर्चा का विषय हो सकता है। बाकी मोस्टली मोबाइल आज के समय पर सभी के पास है, वह तुरंत एक्सेस लाइब्रेरी के थ्रू, डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू सारी किताबों के बारे में, वीडियो लेक्चर्स के बारे में वह एक्सेस उनको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शिक्षा के माध्यमों को सुलभ बना रही है। इस प्रकार से हम इसका उपयोग लिख सकते हैं। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं, एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इनके बारे में आप यहाँ पर एक लाइन में लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा एक कंप्लीट आंसर। फिर हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग यदि आपने कभी यूज़ किया होगा गूगल ड्राइव या फिर इसी प्रकार की अन्य कोई वेब सर्विस यूज़ की होगी, या फिर आप समझ लो कि ये फेसबुक ही समझ लो, जब आप उस पर फोटो वगैरह अपलोड करते हैं, अगली बार जब आप लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे वो वहाँ पर मिलेगा।
ये कहाँ स्टोर हो रहा है? आपने गूगल ड्राइव में फाइल वगैरह सेव की, अगली बार आप लॉगिन करेंगे गूगल ड्राइव में, वो वापस फाइल मिलेगी। ये कहाँ सेव हो रहे हैं? यही इसे ही कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इस प्रकार के जो डेटाज वगैरह हम अपलोड कर रहे हैं और वह एज इट इज़ स्टोर्ड है, जिसको हम फिर बाद में कहीं से भी किसी भी तरह से अपना इंटरनेट यदि हमारे पास है तो हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसे ही कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। यह स्टोर हो रहे हैं आपके क्लाउड स्टोरेज में। क्लाउड यानी होते हैं आपके बादल, यानी कहीं दूरस्थ सर्वर में ये सारी चीज़ें अपलोड हो रही है, ये सारी चीज़ें उन पर स्टोर हो रही है, जो कि सेफ एंड साउंड रहेंगी और हम बाद में किसी भी समय पर इनको एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बारे में फिर हमको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम लिख सकते हैं, फिर लास्ट में हमको इनका कुछ उदाहरण वगैरह देना यहाँ पर आवश्यक होगा। उदाहरण में आप यही सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे हमारे गूगल ड्राइव हो गए, या फिर हमारा अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट की जो वेब सर्विस आती है वो हो सकती है, फिर माइक्रोसॉफ्ट अजूर है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। गूगल ड्राइव तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इसके बारे में। तो इनका हम एक मॉडल आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से ये हो सकता है। तो देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी जैसा मैंने बताया, एक हमको यहाँ पर कीवर्ड लिखना जरूर आवश्यक है कि यह क्या है। यह है एक संगठित डिजिटल संग्रह होता है। किनका संग्रह है? पुस्तकों का, शोध पत्र का, वीडियोस व अन्य शैक्षणिक सामग्रियों का यह डिजिटल संग्रह होता है। और ये क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें एक हमने उदाहरण भी डाल दिया कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, और फिर साथ में हमने इसका महत्व बता दिया कि महत्व क्या है। यह डिजिटल शिक्षण सामग्री को सरल एवं सुलभ बनाने का एक माध्यम है, या फिर सरल एवं सुलभ बनाने का कार्य कर रहा है। इस तरीके से हम स्पेस मैनेजमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। फिर अगला हम देखें कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? या इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ सर्वर पर, जो सर्वर हमसे बहुत दूर है, उन क्षेत्रों, उन सर्वर्स पर डेटा, सॉफ्टवेयर और अन्य कंप्यूटिंग संसाधनों का संग्रहण निःशुल्क किया जाता है। गूगल ड्राइव में आपको 10 GB तक फ्री स्टोरेज दी जाती है, उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि निःशुल्क यहाँ पर तकनीक है किस चीज़ की? कंप्यूटिंग संसाधन संग्रहण वगैरह की। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ये सारी चीज़ें जो हमारी इसके रूप में उदाहरण है। उपयोग इसका क्या किया जा सकता है? डेटा बैकअप के रूप में किया जा सकता है, वेबसाइट होस्टिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डेटा बैकअप कैसे? आजकल कई स्टूडेंट्स हैं जो मार्कशीट वगैरह अपने गूगल ड्राइव पर सेव करके चलते हैं, उनको फिजिकल आपके मार्कशीट वगैरह ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे इनके मुख्य इस्तेमाल हम कर सकते हैं इस रूप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करते चलेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है, मैन एंड बायोस्फीयर योजना पर संक्षिप्त टिप लिखिए। तो ये मैन एंड बायोस्फीयर योजना क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम प्रकृति एवं मानव इन संस्कृतियों को सहेज करके रखना, जहाँ पर इनका सह अस्तित्व होता है। आप कह सकते हैं कि को एग्जिस्ट जिन क्षेत्रों पर करते हैं। प्राकृतिक जैव विविधता भी वहाँ पर है। मानव प्राचीन मानवीय संस्कृतियाँ वहाँ पर भी विद्यमान है, जैसे हमारी प्राचीन जो पहाड़ी संस्कृतियाँ होती है, आदिवासी संस्कृति होती है। ऐसे क्षेत्र जो होते हैं उन क्षेत्र को संरक्षित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। हालांकि प्रारंभिक उद्देश्य इनका वहाँ की जैव विविधता, जो प्रचुर जैव विविधता होती है, उसको समृद्ध रूप से संरक्षित करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसी के लिए यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया था 1971 से। वही सारी चीज़ें हमको यहाँ पर लिखनी होगी। तो पहले लाइन पर तो हम यह बता सकते हैं कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है। तो यहाँ पर हमको पहले बताना होगा कि ये आखिर है क्या। मैन एंड बायोस्फीयर योजना, यह एक तो मानव प्रकृति, ये जो सह अस्तित्व वाला क्षेत्र है, उनका संरक्षण करने के लिए चलाया जा रहा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगली लाइन में हम बता सकते हैं कि इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आरंभ आप सभी को ये मालूम होगा कि यह आरंभ जो है यूनेस्को द्वारा किया गया है। यूनेस्को द्वारा 1971 में हमने किया। यूनेस्को द्वारा जो शुरुआत की गई थी वह वर्ष 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। और वह भी शुरुआत, यदि आपको याद हो, कहाँ से की गई थी? तो वह की गई थी पेरिस जो कि राजधानी है फ्रांस। तो पेरिस फ्रांस से इसकी शुरुआत की गई थी, ये हम बता सकते हैं। फिर बाद में हम इसके कुछ उदाहरण वगैरह भी दे सकते हैं, इनका महत्व भी हम बता सकते हैं। उदाहरण में हम लिख सकते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब के बारे में हम बता सकते हैं ये सारी चीज़ें। फिर अगला हम क्वेश्चन यदि देखें, कीटनाशक से जल में होने वाले प्रभाव को समझाइए। यह बिल्कुल ही इजी पीजी क्वेश्चन है। कीटनाशक से जल में होने वाले प्रभाव क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो हम यही लिख सकते हैं कि जल प्रदूषण होगा। बहुत सारे इसमें रासायनिक तत्व वगैरह मिले होते हैं, भारी धातुएं होंगी, लेड हो गए, आपके आर्सेनिक हो गए, कैडमियम हो गए, ये सब जा करके जल प्रदूषण करेंगे, जल प्रदूषण का कारण बनेंगे। अब ये जल प्रदूषित करेंगे तो क्या होगा? मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। किस प्रकार का प्रभाव? कई प्रकार के आपके रोग जनित होंगे,
जल जनित रोग वगैरह उत्पन्न होंगे, कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक, त्वचा रोग इससे हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शंस वगैरह। फिर केवल क्या मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेंगे? नहीं, यह जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालेंगे। तो जलीय जीव जंतु भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। कुछ ऐसे रासायनिक उर्वरक हैं या हमारे कीटनाशक तत्व में जैसे आपके DDT वगैरह हैं, उनमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। उनको यदि ये लगातार खाते चले जाए तो इनके आंतों में फंस जाते हैं, कई बार इनकी वजह से इनके लीवर वगैरह डैमेज हो जाते हैं, उनके श्वसन संबंधी रोग वगैरह हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें इनमें हो जाती हैं। तो ऐसे जलीय जीव जंतु होते हैं, उनमें भी ये सारी चीज़ें रोग वगैरह हम देख सकते हैं। अब मानव भी प्रभावित हो रहे हैं, जलीय जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं, तो ये क्या दिख रहा है हमको? पारिस्थितिकी असंतुलन दिख रहा है। तो पारिस्थितिकी असंतुलन, इसके अंतर्गत हम और प्रभाव लिख सकते हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन वगैरह जैसी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और चूंकि यह कीटनाशक जल में होने वाले प्रभाव, इन्हीं जल से हम सिंचाई वगैरह करते हैं, तो मृदा में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसमें 4, 5, 6 चीज़ें इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। तो इसी को हम आगे देखने वाले किस प्रकार से इसको वर्णित किया जा सकता है। तो ये देखिए, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? सबसे पहले तो हम यही देखते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है। यह प्रकृति मानव संतुलन हेतु अंतरराष्ट्रीय योजना। पहला तो यह है कि अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही। फिर उसके बाद हम बता रहे हैं कि इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को द्वारा किया गया है। 1971 में पेरिस, फ्रांस से इसकी शुरुआत की गई है। फिर इसका उद्देश्य हम बता सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और साथ में आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा रहा है उसको बढ़ावा देना, इनके को एग्जिस्टेंस को बरकरार रखते हुए सतत विकास को बढ़ावा देना। भारत में उदाहरण हम लिख सकते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, इस प्रकार के उदाहरण हम इसमें लिख सकते हैं। फिर यदि हम अगला देखें, कीटनाशक से जल में होने वाले प्रभाव, तो देखिए मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव हम लिख सकते हैं, जलीय जीव जंतु वगैरह पर संकट हम लिख सकते हैं, मछली, मेढक, इन सूक्ष्म जीवों पर बढ़ती मृत्यु दर, कैंसर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी तत्व होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये हमारे फूड चेन, फूड वेब के माध्यम से या फिर बायो मैग्निफिकेशन के माध्यम से केवल या जलीय जीव जंतु तक सीमित नहीं रहेंगे। वही जलीय जीव जंतु को आपके कोस्टल एरियाज में जाए या फिर सी फूड के रूप में कंज्यूम किया जाता है, यह मानवों में आएगा। फिर हो सकता है कोई बीमारी संक्रामक हो जाए तो एक मानव से दूसरे मानव, ये देखिए कितना इसका विशाल प्रभाव पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत बता सकते हैं। फिर हम आगे और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं 2 नंबर के। जैविक विविधता के प्रथम स्तर के बारे में लिखे। यह हो सकता है कुछ लोगों के लिए नए क्वेश्चन टाइप के दिखे, बाकी यह नया क्वेश्चन नहीं। जनरली इसको जैव विविधता के प्रकार के रूप में कई जगहों पर पढ़ लिया जाता है, ठीक, परंतु मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि यह प्रकार नहीं, इसको हमको स्तर के रूप में ही ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहिए। यह वाकई में जैव विविधता के स्तर ही होते हैं। हमने जैव विविधता के स्तर पढ़े हैं अभी, जैसे उसके 3 टाइप होते हैं। एक होगा आपका अनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और सामुदायिक जैव विविधता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा हो जाता है हमारा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। यही है 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका बिल्कुल ऐसा फिगर भी बनता है, आप यदि स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह में देखें तो ऐसा इसका ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन भी बनता है। ये होती है आपकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या फिर अनुवांशिक जैव विविधता। फिर यहाँ पर आती है आपकी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, प्रजातीय जैव विविधता। फिर इसके बाद हम आगे और जाएं तो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, इसे ही कहा जाता है सामुदायिक जैव विविधता। तो इसके अंतर्गत हमको पूछा है अनुवांशिक जैव विविधता प्रथम स्तर। तो सबसे पहले तो हमको यही बताना है कि प्रथम स्तर क्या है। प्रथम स्तर है हमारा अनुवांशिक जैव विविधता। जैविक विविधता का प्रथम स्तर अनुवांशिक जैव विविधता होता है। उसके बाद हमको इसको डिफाइन करना होगा। तो अनुवांशिक जैव विविधता क्या होते हैं? किसी प्रजाति के अंतर्गत विद्यमान जो भी अनुवांशिक विभिन्नताएं हैं वह सारी हमारी आ जाती हैं अनुवांशिक जैव विविधता के अंतर्गत। यानी आप देखें, हम यदि बाहर भी देखें, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम देखें अनुवांशिक विविधता हम में ही कितने सारे विद्यमान हैं। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मानव हैं, देखिए किसी की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है, कोई समझिए कि कोई थोड़ा वजनदार है, कोई दुबले पतले से है, ठीक, किसी का रंग फेयर है, किसी का रंग सांवला है। ये सारी क्या है? हमारी अनुवांशिक विविधताएं वगैरह, यही सारी। किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, कोई बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, कोई बहुत अच्छे खासे बारिश में भी भीग करके आए तो भी बढ़िया तगड़ा चंगा घूमता रहता है। ये सारी हमारी क्या है? अनुवांशिक जैव विविधता के अंतर्गत आती है। ये तो हमने मानव जीवों में भी आप देख लो, कई डॉग्स जो हैं कोई ब्लैक होंगे, कोई वाइट होंगे, कोई ब्लैक एंड वाइट होंगे। इस प्रकार की सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ये सब क्या है? अनुवांशिक जैव विविधता है।
और यदि हम इसमें आगे जाएं, धान की कई फसलें हमको देखने को मिलती है, स्वर्ण भोग, बादशाह भोग, आपके बासमती, ये सब भी हमारी आनुवांशिक विविधताएं हैं। आम में देख लीजिए, तोतापरी आम, लगनी आम, सुंदरी आम, ये सब क्या है, ये सारी भी आनुवांशिक जैव विविधता ही है। तो इसके बारे में हम बता सकते हैं, पहले लाइन में तो हमको यही बताना है कि प्रथम स्तर किसको कहा जाता है, आनुवांशिक जैव विविधता को। फिर उसके बाद हम बता सकते हैं इनके डेफिनेशंस वगैरह कि आनुवांशिक जैव विविधता क्या होती हैं, एक ही प्रजाति के अंतर्गत पाए जाने वाली आनुवांशिक विविधता को हम ये सारी चीज़ें कहते हैं, या फिर उनके जीन में जो विविधता पाई जाती है उनको हम कहते हैं आनुवांशिक विविधता। इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका महत्व बता सकते हैं कि इनके महत्व क्या होते हैं। इनका महत्व ये होता है आनुवांशिक विविधता का कि यह क्या दर्शा रहा है। आनुवांशिक विविधता दर्शाता है कि किसी एक प्रजाति ने कितनी पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमता प्राप्त कर ली है। जैसे हम डॉग्स को देख लें, या फिर हम सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं भालू को। आपके ठंडे क्षेत्रों पर पाए जाएंगे पोलर बियर, ठीक, हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं ब्लैक बियर, और यदि आप रशिया के साइबेरियन क्षेत्र में जाओगे वहाँ पर मिलेंगे आपको ब्राउन बियर, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम यदि लेपर्ड को देख ले, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड अलग हैं, फिर आपके क्लाउडेड लेपर्ड्स अलग हैं। ये सब क्या है, अलग अलग जलवायु क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। कैसे पाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ की पर्यावरणीय जो भी जलवायु है उसके अनुरूप उन्होंने अनुकूलन हासिल कर लिया है। तो यह क्या दर्शा रहा है, पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है, किन किन पर्यावरण में वह स्पीसीज जिंदा रह सकती है, इसको वह यह चीज़ दर्शा रही है। फिर ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। फिर यदि हम जाए आगे, और शुष्क खेती क्या है, ड्राई फार्मिंग किसे कहते हैं, या बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्राई फार्मिंग क्या है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। शुष्क खेती, ऐसे एरियाज जो शुष्क है, यानी जहाँ पर वर्षा कम होगी, जहाँ पर जल वगैरह की उपलब्धता कम है, उन क्षेत्रों में जो कृषि पद्धति अपनाई जाती है उसे ही हम कहते हैं ड्राई फार्मिंग, या फिर उसे ही कहा जाता है शुष्क खेती। अब ये क्षेत्र भारत में कौन से होंगे, याद कीजिए, शुष्क क्षेत्र कौन सा है, जैव भौगोलिक क्षेत्र में, बायोजियोग्राफिक रीजन, हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र, राजस्थान से ही जुड़ा हुआ हमारा गुजरात वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल उपलब्धता वगैरह कम है, इन क्षेत्रों पर, महाराष्ट्र से ही लगा हुआ थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया, ये सारी जगहों पर ड्राई फार्मिंग वगैरह अपनाई जा सकती है, जहाँ पर जलों की उपलब्धता कम है, जहाँ पर मानसूनी वर्षा वगैरह कम होती है, जैसे आपके राजस्थान वगैरह के क्षेत्र हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि आपकी ज्वार है, बाजरा है, इन सब की खेती जो है शुष्क खेती के अंतर्गत आती है। इन सभी को हमको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता था। इसके हम आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो देखिए, जैविक विविधता के प्रथम स्तर, जैसा हमने अभी देखा, डिस्कशन किया, सबसे पहले तो हमको यही बताना है कि आनुवांशिक विविधता को ही हम प्रथम स्तर कहा जाता है जैविक विविधता का। फिर इसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि यह एक ही प्रजाति के अंदर विद्यमान जीनों की विभिन्नता या फिर इनमें आनुवांशिक विभिन्नताएं, यही आनुवांशिक विविधता कहलाती है। इनका महत्व क्या है, यह प्रजातियों की अनुकूलन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इन सबको दर्शाती है। उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, चावल धान की कई किस्में हैं, या फिर आप देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल तो मनुष्यों का विभिन्न रक्त समूह, किसी का O पॉजिटिव, किसी का B पॉजिटिव, किसी का AB, ये सारी चीज़ें ब्लड ग्रुप में चलते हैं। फिर शुष्क खेती क्या है, शुष्क खेती कृषि पद्धति है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, और ये क्या हो रही है, सिंचाई सुविधा यहाँ पर अत्यंत ही सीमित होती है। फिर इसके कुछ मुख्य फसल वगैरह हम लिख सकते हैं, बाजरा है, ज्वार है, चना, तुअर, ये सारे आपके शुष्क खेती के अंतर्गत आ जाती है। क्षेत्र भी हम बता सकते हैं किन क्षेत्रों में ये सारी शुष्क खेती अपनाई गई, राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों पर शुष्क खेती अपनाई जाती है। ये सारी चीज़ें हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर यदि हम अगले क्वेश्चन पर चलें, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप लिखिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी भौतिक मशीनें हैं, उनको इंटरनेट के थ्रू जोड़ दिया हमने, और वहाँ वे खुद अपना डेटा का आदान प्रदान स्वयं से कर रही हैं, उनको बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे हम एग्जांपल ले, सीधा एक एग्जांपल, आपने सुना होगा एलेक्सा के बारे में। यदि कोई घर में बैठा है, एलेक्सा एसी चालू कर दो, एलेक्सा फ्रिज ओपन करो, या फिर एलेक्सा टीवी पर मेरे लिए सॉन्ग लगा दो, ये एलेक्सा क्या है? ये एक मशीन है। जैसे ही आपने उसको ऑर्डर दिया, आपका आवाज़ वो कैच कर रही है, फिर उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रही है, वह खुद समझ रही है। फिर यदि आपने बोला एसी चालू करने को, तो फिर वह मैसेज कन्वे करेगी एसी को कि भाई चालू होना है इस टेम्परेचर पर। ये कैसे हो रहा है?
ये कैसे हो पा रहा है? इंटरनेट की मदद से हमने भौतिक जो भी हमारी मशीन है उनको विभिन्न सेंसर्स के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग के माध्यम से इस प्रकार से उसको बनाया है कि वह सारी चीज़ें ये खुद ब खुद समझ पाएँ, खुद से डेटा एनालिसिस कर पाएँ, खुद से डिसीजन कर पाएँ, डिसीजन ले पाएँ, और साथ ही साथ मैसेज को भी एक मशीन से दूसरे मशीन में ये भेज पाएँ। इस प्रकार से हम ये सारी चीज़ें एक मशीन के अंतर्गत जो संग्रहण करके लाते हैं वही होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। विभिन्न मशीनों को इस प्रकार से आप कह सकते हैं, विभिन्न मशीनों को इस प्रकार से जोड़ना आपस में इंटरनेट के थ्रू कि वह खुद से डेटा समझ पाते हैं, सोच समझ पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं और साथ में मैसेज भी कन्वे कर पाते हैं। इनका उपयोग किस क्षेत्रों में किया जा रहा है? जैसे हम स्मार्ट होम वगैरह सुनते हैं या आपके जो स्मार्ट वॉच वगैरह होते हैं, ये सब भी आपके आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत। तो यही सारी चीज़ें हमको इसमें लिखनी थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। और फिर यदि हम आगे जाएं, रोबोटिक्स क्या होते हैं? रोबोटिक्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। तो यदि हम सीधा कंप्यूटर विज्ञान की शाखा लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्गत वह तकनीक है, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो रोबोटिक्स क्या है? एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, जिसमें हम कुछ ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो हमारे जैसे सोच पाए, समझ पाए, निर्णय ले पाए और साथ में काम भी कर पाए। ये सारी चीज़ें होती है रोबोटिक्स के अंतर्गत। हम ऐसा रोबोट बना रहे हैं जो हमारे जैसा कंडीशंस को समझ पाए, खुद से निर्णय ले पाए और साथ में उसके अकॉर्डिंग डिसीजन भी ले पाए। ये सारे आते हैं आपके रोबोटिक्स के अंतर्गत। या कंप्यूटर विज्ञान की भी शाखा आप इसे मान सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मान सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इनका उपयोग कहाँ पर है? इनका उपयोग अभी इसको भविष्य में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। कारखानों वगैरह में इनका यूज़ किया जा सकता है, फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ किया जा सकता है। आज के समय पर यदि आप देखो तो स्वचालित वाहनों वगैरह में इनके यूज़ वगैरह हो सकते हैं, रोबोटिक्स वगैरह के। ये सारी चीज़ों में हम इनका काम ले सकते हैं। इस प्रकार से हमको यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह डिफाइन करना था। इसी को हम आगे आंसर के फॉर्म में यदि देखें, आंसर के फॉर्म में हम क्या देख सकते हैं? देखिए, पहले हमने इसके बारे में परिभाषा लिख दी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं। यह ऐसी तकनीक है जिसमें भौतिक वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ करके डेटा आदान प्रदान किया जाता है और साथ में उद्देश्य क्या है? इनके रोजमर्रा के कार्यों को स्वचालित स्मार्ट बनाना। फिर हम इसके कुछ उपयोग लिख सकते हैं, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटी, इन सब क्षेत्रों में जब आपके स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी आजकल आ गए हैं। फिर यदि हम उदाहरण देखें, स्मार्ट वॉच, कैमरा, स्मार्ट कैमरा, ये सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उदाहरण हो जाते हैं। फिर रोबोटिक्स की बात हम करें तो रोबोटिक्स क्या है? ऐसी तकनीक जिसमें मशीन, रोबोट का विकास किया जाए जो कि मानवीय गतिविधि कर सके। मानवीय गतिविधि क्या? सोच समझ सके और साथ में निर्णय ले सके और काम भी कर सके उसके अकॉर्डिंग। फिर यदि हम देखें, मानव कार्यों को स्वचालित बनाने, सरल बनाने के लिए इनका प्रयोग, इनका उद्देश्य है। फिर इसका उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है? चिकित्सीय क्षेत्रों में किया जा रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र पर हम कर सकते हैं, रक्षा क्षेत्र पर जो हम आजकल मिलिट्री पर्पस के लिए रोबोट वगैरह तैयार कर रहे हैं, मिलिट्री आर्मी, ये रोबोटिक आर्मी, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल सर्जिकल रोबोट्स, इन सब में इनका उपयोग वगैरह किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में सर्जिकल रोबोट्स वगैरह हैं। या फिर आप कह सकते हैं रोबोट जो सेना जो तैयार की जा रही है रोबोट्स की, एक रोबोटिक आर्मी जो इस्तेमाल की जा रही है। जैसे हमने कई एग्जांपल्स देखे होंगे, चाइना द्वारा भी, भारत ने भी कुछ ऐसे उपकरण वगैरह बनाए। ये सारे आ जाएंगे आपके इसके अंतर्गत। जैसे आपने एक डॉग देखा होगा मिलिट्री पर्पस के लिए जो दौड़ करके पहाड़ों में चढ़ सकता है, वो सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल में आ सकती हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं या फिर जीव जंतु हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से भूमिगत दबे हुए हैं, जो कि उच्च ताप और दाब के माध्यम से ये जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही होते हैं जीवाश्म ईंधन। इसी के बारे में हमको लिखना था। जीवाश्म ईंधन से हम इसके बारे में 2-3 चीज़ें बता सकते हैं। जीवाश्म ईंधन के बारे में हम बता देंगे कि जीवाश्म ईंधन होते क्या हैं, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार से बन रहे हैं। जो भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु पुराने जो भी है, वह लाखों करोड़ों वर्ष से भूमिगत दबे हुए हैं और उच्च ताप, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कारण ये इस प्रकार के ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये होते हैं हमारे जैव ईंधन। और इनको, इसके बारे में हम ये भी लिख सकते हैं कि ये और क्या कहलाते हैं, इनकी उपलब्धता कैसी बनी हुई है। इनकी उपलब्धता क्या है? इनकी उपलब्धता सीमित है, इसीलिए इसे बोला जाता है गैर नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत। ये सारी चीज़ें भी हम इसमें लिख सकते हैं। इनका महत्व वगैरह भी हम इसमें बता सकते हैं। फिर साथ में उदाहरण इन्होंने पूछा है तो हम यहाँ पर सीधा उदाहरण देना शुरू करेंगे। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? उदाहरण में आपके आ सकते हैं कोयला, इन सब का उपयोग भी हम लिख सकते हैं कि कोयला वगैरह, इनका उपयोग कहाँ किया जा सकता है? इन कोल्स का उपयोग किया जाता है
इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस में, फिर आपके स्टील प्लांट्स वगैरह में, इन सब क्षेत्रों में हम कोल बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं। इन सबको लिख सकते हैं। कोयला के अलावा और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? पेट्रोलियम आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर जिसके अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पेट्रोल डीजल्स का हम वाहन वगैरह में यूज़ कर रहे हैं। फिर और यदि हम एग्जांपल लिखना चाहें तो प्राकृतिक गैस वगैरह हम लिख सकते हैं, नेचुरल गैस। ये सब आपके कुकिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस से आप पावर प्लांट भी चल रहे हैं, नेचुरल गैस पावर प्लांट। फिर इसे ही हम कंप्रेस करके क्या कर रहे हैं, एक एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन एलपीजी गैसेस का हम अपने घरेलू उपयोग में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके आ जाती है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत। तो हम इसके जीवाश्म ईंधन के बारे में बता सकते हैं, इनकी उपलब्धता बता सकते हैं, इनके महत्व के बारे में बता सकते हैं, फिर साथ में इनके उदाहरण वगैरह लिख करके साथ पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा उत्तर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसे हम एक मॉडल आंसर के फॉर्मेट में देखते हैं कैसे इसको समझा जा सकता है। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है? सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि ये क्या है। एक प्राकृतिक संसाधन है जो लाखों वर्षों से मृत पौधों, जीव जंतुओं के अवशेषों के धरती में नीचे दबने से और साथ में उच्च ताप एवं दाब के कारण इस प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। फिर इनका उपयोग कहाँ है? दो लाइन में, एक लाइन में हमने इनकी उपयोग बता दी, वाहनों में इनका उद्योग, बिजली उत्पादन, इन क्षेत्रों में किया जा रहा है। उपलब्धता हम बता सकते हैं, नहीं बताना चाहे नहीं भी, सीधा हम उदाहरण भी शुरू कर सकते हैं। उदाहरण में हम दे सकते हैं कोयला, ताप विद्युत संयंत्र, उद्योग आदि में प्रयुक्त होते हैं। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, प्राकृतिक गैस हैं, केरोसिन, कुकिंग गैस वगैरह, फिर एलपीजी गैस वगैरह, ये सारे हमारे आ जाते हैं इसके अंतर्गत, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत। फिर यदि हम और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानिक प्रजातियों के सामने प्रमुख खतरे क्या हैं? इन प्रजातियों का संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों? इसके बारे में हमको डिस्क्राइब करना है। तो दो पार्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है, स्थानिक प्रजातियों के सामने प्रमुख खतरे क्या हैं और फिर उनका संरक्षण इंपॉर्टेंट क्यों। तो सबसे पहले तो हमको यही समझना कि स्थानीय प्रजातियों के सामने खतरे क्या हैं। सबसे नंबर 1 जो बिगेस्ट थ्रेट इन फ्रंट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज है वो होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या फिर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। उनका प्राकृतिक आवास ही नष्ट हो जाना, ये होता है सबसे पहला खतरा, सबसे बड़ा खतरा आज के समय पर यही माना जाता है। यदि उनके आवास ही नष्ट हो गए तो वो रहेंगे कहाँ? तो सबसे बड़ा खतरा, कई प्रकार के इसमें आपको खतरे लिखने होंगे, केवल एक दो से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम खतरा क्या क्या देख सकते हैं। एक तो हमने देखा प्राकृतिक आवासों का विनाश, प्राकृतिक आवासों का विनाश यह है। फिर उसके बाद और क्या देख सकते हैं, हमारी जो विदेशी प्रजातियां हैं, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, विदेशी प्रजातियां भी इनके लिए बहुत बड़ा खतरा होती है। विदेशी प्रजातियां, कौन सी विदेशी प्रजातियां? जो आएंगी और बहुत तेजी से उन क्षेत्रों पर बढ़ती चली जाएंगी। जैसे हम जलकुंभी देख सकते हैं। जलकुंभी क्या है? एक क्षेत्र पर बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है, तो वहाँ पर कोई भी जलीय वनस्पति होगी वह पूरी तरीके से वहाँ समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी विदेशी आक्रामक प्रजाति है, जैसे हम गाजर घास वगैरह देखते हैं खेतों में उगाते हैं, खरपतवार, ये सारी चीज़ें जो होती है विदेशी प्रजाति है, यहाँ के नहीं, बाहर से आई। तो ये सारी चीज़ें आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ, कहीं ऐसे जंगल पर भी पहुँच गए, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। विदेशी प्रजातियाँ हो गई। और क्या हो सकता है? औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, जनसंख्या दबाव, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और इस प्रकार के कई हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। प्राकृतिक इसमें कारण भी हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप वगैरह आते हैं, तूफान वगैरह आ गए, इन सब के बारे में भी हम लिख सकते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, इस प्रकार के कई कारण हैं। ये सारे कारण हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर इनका संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण, इनके कई प्रकार के महत्व हैं। स्थानीय प्रजाति से क्या है, हमारे कई प्रकार के इनके महत्व, औषधि महत्व वगैरह भी होते हैं। स्थानीय प्रजातियां, कई ऐसे हमारे प्रजातियां हैं जो केवल भारत में मिलती है। यदि आप पश्चिमी घाट में जाओ, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में जाओ, वहाँ पर कई ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल वहाँ की स्थानीय है, एंडेमिक है। इसमें जीव जंतु भी शामिल है, इसमें प्राकृतिक वनस्पति भी शामिल है। जहाँ पर जीव जंतु शामिल है वहाँ पर क्या है, हम इनको कंजर्व करके वहाँ पर नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, ये सारी चीज़ें बना दी, वहाँ पर पर्यटन वगैरह हो रहा है, आर्थिक इसका महत्व बढ़ गया। फिर यदि हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में देखें तो वहाँ पर कई ऐसे औषधि पेड़ पौधे होंगे जो हमारे दवाओं वगैरह बनाने के काम आएंगे। साथ में इनका संरक्षण, कई ऐसे धार्मिक महत्व भी होते हैं, कई वनस्पतियों को, कई जीव जंतुओं को पूजा जाता है उन क्षेत्रों में, ये सारी चीज़ों के लिए भी उनका महत्व है। तो मानवीय, आप कह सकते हैं कि मानवीय भावनाओं के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सारे कारण इसके अंतर्गत हम लिख सकते थे प्रजातियों के संरक्षण के रूप में, कि प्रजातियों को संरक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण है। इसको हम आगे आंसर्स के फॉर्म में देखते हैं क्या है। देखिए, प्रमुख खतरे वही है, विदेशी आक्रामक प्रजातियां,
पहले तो प्राकृतिक आवास का विनाश, विदेशी आक्रामक प्रजातियां, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा जो हम लगातार दोहन कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण, अवैध शिकार, पर्यावरण प्रदूषण, अवैध शिकार एवं व्यापार, इलीगल ट्रेड एंड ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, अवैध शिकार, फिर प्राकृतिक आपदाएं ये सारी। फिर इसके बाद हम इनके संरक्षण का महत्व देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में मदद करेंगे, फूड चक्र, आपके फूड चेन, फूड वेब, इन सब को बनाए रखने में ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर जैव विविधता, जीवन स्रोत का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, स्थानीय समुदाय, जो वहाँ पर स्थानीय समुदाय होता है उनके लिए आजीविका के स्रोत होते हैं, इन्हें हम यहाँ पर नष्ट नहीं कर सकते। कई वहाँ पर टूरिज्म वगैरह के लिए आते हैं, इको टूरिज्म, इन सब चीज़ों के लिए आते हैं। या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान, कई ऐसे मेडिसिनल प्लांट होते हैं जिनका ज्ञान केवल वहाँ के स्थानीय लोगों को होता है, तो वैज्ञानिक शोध वगैरह के लिए, या फिर और जो अलग संस्थाएं होती हैं वो इनको अप्रोच करती हैं इनकी जानकारी वगैरह के बारे में, तो इनकी आय मूलक गतिविधियां भी चलती रहती हैं। फिर इको टूरिज्म, सतत विकास, इन सब चीज़ के लिए इनका संरक्षण आवश्यक, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। फिर यदि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं मरुस्थलीकरण को परिभाषित कीजिए, इनके कारण, प्रभाव, नियंत्रण, इन उपायों का हमको उल्लेख करना है। तो सबसे पहले तो हमको बताना है मरुस्थलीकरण क्या है। मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या हो रही है, जो हमारी मिट्टियाँ उपजाऊ हैं वह बंजर रूप में परिवर्तित हो रही है, यानी हमारी ऐसी भूमि जो पहले उपजाऊ थी, उत्पादन क्षमता जिनकी बहुत अच्छी थी, वह अब परिवर्तित हो रही है बंजर भूमि में। इस प्रक्रिया को बोला जाता है मरुस्थलीकरण, क्योंकि मरुस्थल क्षेत्र आप देखेंगे वहाँ पर कोई उत्पादन क्षमता नहीं होती है, इसे ही हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन, यही होते हैं मरुस्थलीकरण। इनके मुख्य कारण के रूप में हम लिख सकते हैं इसको क्या है, देखिए आपके 3-4 पार्ट्स इसमें पूछे, तो इसे हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा हम वर्टिकल एक लाइन डाल करके पहले तो हम ये बता दें कि मरुस्थलीकरण क्या होते हैं। पहले तो हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन डाल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर हम बता सकते हैं कि मरुस्थलीकरण किसे कहा जाता है। मरुस्थलीकरण हमारे 2 से 3 लाइन में यहाँ पर डेफिनेशन आ सकती है। फिर उसके बाद हम इसके मुख्य कारण बता सकते हैं, मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण में आ जाएंगे आपके अत्यधिक सिंचाई, बहुत ज़्यादा सिंचाई करना, या फिर लगातार भूमि उपयोग, जो हम बोला जाता है कि फसल चक्रीकरण, यह करना बहुत आवश्यक है। बीच बीच में जो खेती वाले ज़मीन है उनको छोड़ना ताकि वहाँ पर हवा वगैरह का प्रवाह हो सके, वहाँ पर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण हो सके। यदि वैसा नहीं किया जाता, लगातार फसल ली जा रही है, लगातार बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई की जा रही है, ये सारे प्रभावित करते हैं मृदा की उपजाऊ क्षमता को। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे लगातार फसल लेना, लगातार भूमि उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज़्यादा उपयोग, अधिकाधिक मात्रा में उपयोग, ये सब प्रक्रिया ले जाती हैं भूमि को मरुस्थलीकरण की तरफ। ऐसे मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन आज के समय पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स में मेंशन किया जाता है। यूपी और हरियाणा वाला क्षेत्र, जो पश्चिमी यूपी है और हरियाणा वाला जो क्षेत्र आपस में लगा हुआ, या फिर आपका पंजाब वाला क्षेत्र है, वहाँ पर से बड़े बड़े नहर निकले हैं, आपको मालूम होगा, इंदिरा गांधी कनाल, ये वो सारी चीज़ें, तो वहीं से बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है, जिसके कारण वहाँ की भूमि की उपजाऊ क्षमता लगातार घटती चली जा रही है। वहाँ पर आप कई क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ जो आपके मिट्टी में, सॉइल्स में सॉल्ट जो रहते हैं, लवण, वह ऊपरी मात्रा में सफ़ेद चादर की तरह कई जगहों पर बिछे हुए दिखते हैं। इसी को बोला जाता है डिजर्टिफिकेशन। उनकी उत्पादन क्षमता लगातार गिर रही है, इसे ही इस प्रक्रिया को बोला जाता है मरुस्थलीकरण। फिर इसके अंतर्गत हम इनके प्रभाव बता सकते हैं कि मृदा की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, इससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है, भुखमरी, आर्थिक गरीबी, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। इस प्रकार से हम इनके प्रभाव बता सकते हैं 3-4। फिर आखिरी में हमको इनके नियंत्रण के उपाय बताना होगा। नियंत्रण के उपाय में हम क्या कर सकते हैं, फसल विविधीकरण कर अपना सकते हैं, जैविक खाद अपनाया जा सकता है, सिंचाई सीमित मात्रा में की जा सकती है, ठीक, और कुछ इस प्रकार के हम फसल ले सकते हैं जो जल संरक्षण को बढ़ावा दे। इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए। यही सारी चीज़ें हमको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी थी, जिसे हम एक आंसर के फॉर्म में देखते हैं। मरुस्थलीकरण क्या है, तो मरुस्थलीकरण हम यह देखते हैं कि यह एक प्राकृतिक या मानव जनित प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप क्या उपजाऊ भूमि की उर्वरता लगातार धीरे धीरे घटती चली जाती है और वह सूख करके रेगिस्तान जैसी बन जाती है। फिर इसके कारण क्या है, अधिक वनों की कटाई, वनों की लगातार कटाई, अनियंत्रित खेती, क्लाइमेट चेंज, बहुत अधिक मात्रा में चराई, पशुचारण जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लगातार हो रहा है वहाँ पर,
इनके प्रभाव क्या हो सकते हैं, कृषि उत्पादन में कमी होगी, जैव विविधता में कमी आ सकती है, जल स्रोत वगैरह ये सारी चीज़ें सूख सकते हैं, सूखे मृदा में उपजाऊ क्षमता नहीं रह गई, जल धारण क्षमता नहीं रह गई, फिर गरीबी, भूखमरी ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। नियंत्रण, वृक्षारोपण अधिकाधिक मात्रा में हम करें तो मृदा संरक्षण, वहाँ के पोषक तत्व पुनर्चक्रित होते रहते हैं। जल संरक्षण तकनीक अपनाना, साथ में मृदा कटाव को रोकना और जल संचयन एवं उनका पुनर्चक्रण, ये सारे इनके नियंत्रण के उपाय किए जा सकते हैं। सिंचाई वगैरह सीमित मात्रा में करना, ये सारी चीज़ें इनके नियंत्रण के अंतर्गत आ सकती हैं। फिर यदि हम अगला क्वेश्चन देखिए, फसलों के वाणिज्यिक वर्गीकरण के बारे में लिखिए। कमर्शियल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पर हमको पूछा है फसलों का वाणिज्यिक वर्गीकरण क्या होगा, यानी किन किन प्रकार से ये फसल, कोई भी फसल जो है बाजार में विक्रय किए जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं, इनके बारे में यह पूछा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर बहुत प्रकार से हम इसमें फसलों को देख सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम देख सकते हैं फसल वाणिज्यिकरण किसे कहा जाएगा। फसल वाणिज्यिकरण से तात्पर्य क्या है? फसल वाणिज्यिकरण वही है कि हम किन रूपों में, किस प्रकार से फसलों को बाजारों में विक्रय किया जा सकता है, ऐसे फसल, ये प्रक्रिया जो है यह फसल वाणिज्यिकरण ही कहलाती है। तो इसके अंतर्गत हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं? सबसे पहला तो अनाज फसलें, जो हमारे धान, गेहूं ये सब हैं, ये सब का भी बाजार में विक्रय वगैरह किया जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है। अनाज फसलें जिसके अंतर्गत आपके धान, गेहूं वगैरह आ जाएंगे, पहला तो यही हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? तिलहन फसलें, इनसे क्या है, हम तेल निकाल रहे हैं, जैसे सरसों, अलसी, ये सारी चीज़ें, मूंगफली, तिलहन फसलों के अंतर्गत आ जाएंगी, इनसे हम तेल निकाल करके बेच सकते हैं। फिर तिलहन फसलों के बाद और हम क्या लिख सकते हैं? बागवानी फसलें आ सकती हैं, बागवानी फसलें, टमाटर, आलू वगैरह ये सब बागवानी फसलों के बाद हम और क्या लिख सकते हैं? औषधीय फसलें, औषधि फसलों के अंतर्गत सर्पगंधा, अश्वगंधा, टेक्सास वॉलिशियाना, ऐसे कई प्रकार के यहाँ पर औषधि फसल भी यहाँ पर हो सकती हैं। फिर और क्या हम लिख सकते हैं? नकदी फसलें भी होंगी इनके अंतर्गत, गन्ना, तंबाकू, ये सब आ जाएंगे आपके नकदी फसल के अंतर्गत। इस प्रकार से हम कई प्रकार से इनका हम वर्गीकरण देख सकते हैं। इन्हीं के बारे में हमको यहाँ पर मुख्यतः वर्णन करना था कि कौन कौन से फसल है, इसके बारे में हम क्या क्या यहाँ पर वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमारा फसलों का वर्गीकरण हो जाता है वाणिज्यिकरण के आधार पर। इसे हम आंसर के फॉर्म में यदि देखें तो देखिए, फसलों का वाणिज्यिक वर्गीकरण के बारे में हमको सबसे पहले बताना है कि फसलों का वाणिज्यिक वर्गीकरण, फसलों का वाणिज्यिकरण, पहले तो यही समझेंगे कि ये है क्या। तो फसलों का वाणिज्यिक वर्गीकरण क्या है? उनके आर्थिक सहयोग विक्रय के आधार पर जो किया जा रहा है वह होता है हमारा फसलों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत अनाज फसलें होंगी जिनके मुख्य खाद्य पदार्थ हैं गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, ये सब। फिर उसके बाद तिलहन फसलें जिनसे तेल बनाया, सोयाबीन, सरसों। फाइबर फसलें जिनसे वस्त्र, रेशे वगैरह प्राप्त किए जा रहे हैं, जैसे कपास हो गए, जूट हो गए, ये सब आपके फाइबर फसलों के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी प्रकार से हम देखें बागवानी फसलें, मसाले वगैरह, इनके औषधि फसलें, फिर नकदी फसलें, यही सारी वर्गीकरण हमको इसमें लिखना होता था। ये प्रकार से हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते थे। फिर यदि हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, अब 8 नंबर के क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि विकास, पर्यावरण प्रबंधन में किस प्रकार योगदान दे सकता है? इसके भी 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट कैसे हैं? एक तो कृषि विकास में किस प्रकार से योगदान देंगे, साथ में पर्यावरण प्रबंधन में किस प्रकार से योगदान देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो कृषि विकास में हम किस प्रकार से योगदान इसका देख सकते हैं। सबसे पहला तो हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि विकास में योगदान कैसे है। मौसम पूर्वानुमान, फसल के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है मौसम पूर्वानुमान होना। अचानक बारिश ना हो जाए, अचानक गर्मी ना, अचानक ठंडी ना हो, ये सारी चीज़ों के बारे में पूर्वानुमान प्रोवाइड करके ये मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान है। फिर इसके आधार पर हम फसल पूर्वानुमान भी कर सकते हैं कि फसल उत्पादन, इनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि फसल कितनी मात्रा में उत्पादित हो सकते हैं मौसम वगैरह के अनुसार। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रापोलेट की जाती हैं। फसल उत्पादन हो गई, फिर इसी का हमको विक्रय करना है तो बाजार मूल्य, जो हमारे बाजार के मूल्य होते हैं, मूल्य पूर्वानुमान, ठीक, मूल्यों का आप कह सकते हैं फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन, मूल्यों की भविष्यवाणी, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं कि किन फसलों के क्या मूल्य वगैरह हो सकते हैं, इनके बारे में हम देख सकते हैं। मूल्यों की भविष्यवाणी की जा सकती है। और क्या किया जा सकता है इसके अंतर्गत? मौसम पूर्वानुमान हो गए, फसल पूर्वानुमान हो गए, फिर मूल्यों की भविष्यवाणी भी हम कर सकते हैं। इसके बाद मृदा परीक्षण, इन सब के बारे में भी
AI वगैरह का यूज़ किया जा सकता है। कई ऐसे सेंसर्स होते हैं कि आप उनको मिट्टी के अंदर डालें, वहाँ पर वो बता सकता है कि कौन कौन से पोषक तत्व उनमें विद्यमान है, साथ में किन पोषक तत्वों की उनकी आवश्यकता है, उस हिसाब से हम उर्वरक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फिर और किस में यूज़ हो सकते हैं, सिंचाई प्रबंधन वगैरह में ये यूज़ हो सकते हैं। ड्रोन सिंचाई वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं। ड्रोन सिंचाई से क्या मतलब है, ड्रोन सिंचाई कई ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हैं कि ऊपर से वो इमेज खींचेगा और साथ में उसमें यदि थर्मल सेंसर्स वगैरह ये सारी चीज़ें लगी होंगी तो वो यह भी बता सकता है कि किन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता उनमें अधिक है, किन क्षेत्रों में कम है, यानी कौन से क्षेत्र अभी थोड़े सूखे रह गए हैं, कोई किन क्षेत्रों पर आर्द्रता नमी वगैरह बनी हुई है। इस प्रकार की चीज़ें फिर आप वहाँ पर अधिकाधिक मतलब दूसरों के कंपैरिजन में आप वहाँ पर अधिक सिंचाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर फसल कीट रोग वगैरह पहचान इनके द्वारा की जा सकती है, फसल कीट रोग पहचान इनके द्वारा की जा सकती है। ऐसे कई ऐप्स हैं कि आप उनमें फ़ोटो खींचो, अपलोड करो, वो आपको सीधा साफ रोग की बता सकते हैं कि प्रारंभिक चरण पर देखते हुए यदि हम देखें प्राइमा फेसिया किस प्रकार के रोग उसमें लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिसाइड की जाती है। तो इतने प्रकार से हम इनका योगदान देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर यदि पर्यावरण प्रबंधन में ये कैसे हमारा सहयोग कर सकते हैं, जल संरक्षण में इनका उपयोग किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन, मौसम पूर्वानुमान, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत भी आ सकती है, परंतु हमको इसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट्स वगैरह लिखने होंगे। तो एक तो हो जाता है हमारा जल संरक्षण वगैरह में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जल संरक्षण हो सकता है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं वन्य जीव संरक्षण में भी इनका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। वन्य जीव संरक्षण में कैसे, कुछ कैमरेज वगैरह लगे होते हैं, फोरकास्टिंग वगैरह की जा सकती है, किन क्षेत्रों में इन वन्य जीवों की उपलब्धता पाई जा सकती है, किस प्रकार के ये मौसम के अनुकूल व्यवहार करते हैं, इन सब के डेटा विश्लेषण वगैरह इनसे किए जा सकते हैं। फिर और क्या है, इसमें आपदा पूर्वानुमान, इसमें डिजास्टर वगैरह भी फोरकास्ट किया जा सकता है, फोरकास्टिंग हो सकती है, इनकी प्रिडिक्शन हो सकती है, आपदा पूर्वानुमान, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से हम यहाँ पर और भी चीज़ें वर्णित कर सकते हैं, विश्लेषित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको यहीं पर विश्लेषित करनी थी। एक तो हो गए हमारे कृषि विकास में, फिर दूसरा हम देख सकते हैं पर्यावरण प्रबंधन। इसे हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। तो ये देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पहले तो हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को डिफाइन कर सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। आज कृषि पर्यावरण क्षेत्र में प्रबंधन हेतु ये सटीकता, दक्षता, नवाचार इनके द्वारा नए आयाम जोड़ रही है। तो शुरुआत में हम थोड़ी भूमिका बांध सकते हैं, इसके बाद हम बता सकते हैं इनका योगदान क्या है। तो कृषि विकास में AI योगदान क्या होगा, कृषि संबंधी सटीक जानकारी हमको इसमें प्राप्त होगी। फिर साथ में कीट एवं रोग की पहचान हो रही है, मौसम पूर्वानुमान इनके द्वारा लगाया जा सकता है। फिर स्मार्ट सिंचाई प्रबंधन, फसल उत्पादन पूर्वानुमान, मूल्य निर्धारण, इन सब में इनका प्रबंधन, इन सब में इनका उपयोग किया जा सकता है। फिर यदि हम देखें पर्यावरण प्रबंधन में किस प्रकार से योगदान हो सकता है, जल गुणवत्ता नियंत्रण, जल स्रोतों की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। फिर वन्य जीव संरक्षण, कैमरे, ट्रैप, इन सब के माध्यम से। फिर आपदा पूर्वानुमान, फिर कचरा प्रबंधन, AI सिस्टम द्वारा कचरे की पहचान की जा सकती है, उनके निस्तारण वगैरह में ये सहयोग हो सकते हैं। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा उपयोग का विश्लेषण कर संरक्षण उपाय ये सुझा सकते हैं, किस प्रकार से हम एनर्जी एफिशिएंट बन सकते हैं। इस प्रकार से कई क्षेत्रों में ये पर्यावरण प्रबंधन में इस्तेमाल में आ सकते हैं। फिर यदि हम अगला क्वेश्चन देखें, भारत सरकार द्वारा लुप्त प्राय एवं स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए अपनाई गई रणनीतियों को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर हमारी बात की जा रही है भारत सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए किस प्रकार की रणनीतियाँ अपनाई गई हैं। तो इन रणनीतियों को हम कई चरणों में देख सकते हैं। जैसे हम शुरुआत ही करें, पहले तो हमको यही बताना कि स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं। शुरुआत में हम एक लाइन में या 2 लाइन में बता सकते हैं स्थानिक प्रजातियां क्या है। स्थानिक प्रजातियां वे प्रजातियां होती है जो किसी विशेष क्षेत्र विशेष में ही पाई जाएंगी, दूसरी जगह नहीं पाई जाएंगी। जैसे स्नो लेपर्ड, उसका एरिया है ठंडा जलवायु, कोल्ड क्लाइमेट, वह आपको हिमालयी क्षेत्रों पर मिलेगा। यहाँ आपको छत्तीसगढ़ में स्नो लेपर्ड देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ठंडी जलवायु नहीं, वह वहाँ का स्थानिक प्रजाति है। तो यही ऐसे ही स्थानिक प्रजाति होती है। तो इनके संरक्षण के लिए क्या क्या तकनीकें, क्या क्या रणनीति अपनाई गई है। सबसे पहले तो हम अधिनियम के फॉर्म में देख सकते हैं क्या क्या अधिनियम लाई गई है, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं कानूनी संरक्षण। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या अधिनियम लाए, वन्य जीव फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। ये सारे संरक्षण अधिनियम हमने लेकर के आए इन्हीं प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए। फिर और क्या हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा, इन सिटू संरक्षण, स्व स्थानीय संरक्षण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं,
स्व स्थानीय संरक्षण, इसके अंतर्गत हमने क्या किया है भाई, नेशनल पार्क वगैरह बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, अभ्यारण्य वगैरह बनाए जा रहे हैं। ये सारे आपके स्व स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, यानी उनको उनके जो जीव प्रजाति है उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना, ये आते हैं स्व स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। फिर हम देख सकते हैं एक्स सिटू संरक्षण, बहिर्स्थान संरक्षण। इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, बहिर्स्थान संरक्षण में इनको इनके प्राकृतिक आवास से बाहर ला करके, चूंकि उनको वहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उनको प्राकृतिक आवास से बाहर ला करके, जैसे आपके चिड़ियाघर हो गए, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जंगल सफारी, इन जगहों पर उनको संरक्षित करना, इन जगहों पर उनको रखना, ये आपके आ जाते हैं एक्स सिटू संरक्षण के अंतर्गत। फिर हमारा अधिनियम हो गया इन सिटू संरक्षण, एक्स सिटू संरक्षण। फिर हम इसमें और कई चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे जीन बैंक, बीज बैंक, इन सब में क्या कर रहे हैं हम, या फिर जीन बैंक, बीज बैंक छोड़िए, हम इसको लिख सकते हैं प्रजनन वगैरह, इनके जो प्रजनन संरक्षण वगैरह कर रहे हैं, प्रजनन संरक्षण विधियां अपना रहे हैं, इनको ऐसी, यदि हम बाहर संरक्षित कर रहे हैं तो इनको ऐसी जलवायु, ऐसा इनको एटमॉस्फेयर दे रहे हैं जिससे ये रिप्रोड्यूस कर पाए, अपनी संख्या और अधिक मात्रा में बढ़ा पाए। ये सारे संरक्षण के अंतर्गत हम देख सकते हैं अधिनियम हो गए इन सिटू, एक्स सिटू, प्रजनन संरक्षण अधिनियम। फिर इसके बाद हम और कुछ फॉर्म में देख सकते हैं किस प्रकार से हम इनका संरक्षण कर रहे हैं। फिर प्रजनन संरक्षण विधि के बाद हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसके अंतर्गत भारत द्वारा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत हम क्या देख सकते हैं, भारत किन का मेंबर है भाई, साइट्स का मेंबर है, साथ में मैन एंड बायोस्फीयर वगैरह तो चल ही रहे हैं, और इसके बाद और किन का हिस्सा है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, फिर आपका CMS, इन सब का भारत हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इनके अंतर्गत प्रयासरत हैं। फिर इसमें और चीज़ें हम लिख सकते हैं कि स्थानीय समुदाय के माध्यम से भी इन जीवों का संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय समुदाय कौन होते हैं, प्रायः जनजाति क्षेत्र, जनजातिवासी ही होते हैं, जनजाति लोग ही होते हैं, उनके लिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको भी एक प्रकार से जागरूक करके इनका संरक्षण वगैरह किया जा रहा है। तो इतने प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है, ये बिल्कुल पर्याप्त है। इसके बाद और भी कई प्रकार की हम चीज़ें लिख सकते हैं, योजना वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसको हम आंसर के फॉर्म में देखते हैं। शुरुआत में तो हमको यही बताना है कि भारत क्या है, मेगा बायोडाइवर्स देशों में से एक है, जहाँ पर समृद्ध जैव विविधता वगैरह उपलब्ध है। यहाँ पर हम शुरुआत में भूमिका बांध सकते हैं। इसके बाद हम बता सकते हैं किस प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा है। तो पहला तो हो गया कानूनी संरक्षण, यही बात हमने कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, इन सब के बारे में। फिर स्व स्थानीय संरक्षण में हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, इन सब की स्थापना की जा रही है। फिर अस्थानीय या बहिर्स्थान संरक्षण में जूलॉजिकल पार्क, इन सब की स्थापना, प्रजनन एवं पुनर्वास कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से जंगल सफारी टाइप की जगह बना रहे हैं जहाँ पर प्रजनन वगैरह ये कर पाएँ, रिप्रोड्यूस कर पाएँ अपने आप को। फिर स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वैश्विक सहयोग के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, साइट, CBD, इन सब का हिस्सा है, इन सब के माध्यम से हम जैव संरक्षण कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी ले रहे हैं। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा रहे हैं कि इनका नीश किस प्रकार का है, किन क्षेत्रों पर यह रहना पसंद करते हैं, किस प्रकार की जलवायु इनको सूट करती है। फिर जागरूकता और शिक्षा, लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इनके बारे में लगातार जागरूकता वगैरह फैलाई जा रही है, वन्य जीव सप्ताह, इन सब टाइप के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रस्तावित संरक्षण श्रेणियों के बारे में लिखिए। यहाँ पर IUCN द्वारा कौन कौन सी संरक्षण श्रेणियां बनाई गई है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपके 6 कैटेगरी या 7 कैटेगरी के रूप में IUCN ने यहाँ पर संरक्षण श्रेणियां बनाई है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए। यहाँ पर हम रेड डेटा बुक की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी सामान्यतः IUCN ने ही बनाई है, उसके अंतर्गत 9 श्रेणियां हैं, परंतु वो रेड डेटा बुक के अंतर्गत है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन को वृहद रूप में IUCN किस प्रकार से संरक्षित कर रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या है, हमारी लगभग 6 से 7 श्रेणियां हैं। इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं इस प्रकार से। पहले तो आ जाते हैं आपके श्रेणी 1A, ये क्या है, सबसे सख्त प्रकृति संरक्षण है, सबसे सख्त, सर्वाधिक सख्त संरक्षण जो है इसी के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम पढ़ते हैं नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, 2 भाग में, 3 भाग में, जिसका पहला हिस्सा होता है कोर जोन, जहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ, मानवीय आवाजाही, सब चीज़ें बैन होती है, यही कोर जोन जो है, इसी प्रकार का संरक्षण जो है कैटेगरी 1A में दिया जाता है। कोई भी मानवीय गतिविधियाँ, किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप वहाँ पर पूरी तरीके से वर्जित होती है, वहाँ पर केवल वनस्पतियाँ रहेंगी, जीव जंतु ही रहेंगे। ये होते हैं आपकी कैटेगरी 1A संरक्षण। फिर यदि हम देखें कैटेगरी 1B संरक्षण भी होता है, जो इससे थोड़ा लाइट होता है, इससे थोड़ा
आप कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड वे में इसको संरक्षित किया जा सकता है। वहाँ पर कुछ प्रकार की आवाजाही या फिर कुछ प्रकार की गतिविधियाँ वहाँ पर परमिटेड होती है। कुछ प्रकार की गतिविधियां मतलब आप मनमर्जी कहीं पर भी ये सारी चीज़ें शुरू नहीं हो सकती। कहीं पर भी हम शिकार या मछली पकड़ना ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर काम नहीं कर सकते। हाँ, यदि वहाँ से कोई पास हो रहा है, कोई वहाँ से निकल रहा है, जा रहा है, बोटिंग के थ्रू निकल रहा है, पैदल जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर थोड़ी बहुत परमिट कर सकते हैं। तो ये होती है श्रेणी 1B के अंतर्गत। फिर इसके आगे और हम जाए तो श्रेणी 2 के अंतर्गत IUCN कैटेगरी 2, इसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, नेशनल पार्क वगैरह हमारे देश में स्थापित किए गए हैं। ये प्रजाति साथ में उनके प्राकृतिक आवास इनके संरक्षण वगैरह के लिए किए जाते हैं। फिर आगे हम और जाएं, श्रेणी 3 है। श्रेणी 3 ये क्या है, प्राकृतिक आवास जैसे गुफा, प्राकृतिक हमारे सांस्कृतिक स्थल गुफाएं हैं, इन सब को संरक्षित करने के लिए श्रेणी 3 बनाई गई है। श्रेणी 3 प्राकृतिक स्मारक वगैरह जो है इनको संरक्षित करने के लिए श्रेणी 3 है। फिर यदि हम और आगे जाएं, श्रेणी 4, इसके अंतर्गत विशिष्ट प्रजाति और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण जैसा हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करते हैं। तो श्रेणी 4 के अंतर्गत हम वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह निर्मित करके इनका संरक्षण कर रहे हैं। फिर आगे और आ जाएंगे श्रेणी 5। श्रेणी 5 के अंतर्गत हम क्या संरक्षित कर रहे हैं, श्रेणी 5 के अंतर्गत जो हमारे प्रकृति और मानव संस्कृति का सह अस्तित्व है उसको संरक्षित किया जा रहा है एक साथ पर। फिर यदि हम और आगे जाएं, श्रेणी 6, एक और श्रेणी होती है श्रेणी 6। श्रेणी 6, तो श्रेणी 6 के अंतर्गत जो हमारे सतत उपयोग किए जाने वाले संसाधन वाले जो क्षेत्र हैं जिनका हम सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर वगैरह के लिए, उन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए यह आपका श्रेणी 6 के रूप में यूज़ किया जाता है। श्रेणी 6 के अंतर्गत उनको संरक्षित किया जाता है। तो यदि हम नेशनल पार्क देखें तो वह श्रेणी 2 के अंतर्गत आती है। श्रेणी 4 के अंतर्गत हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है और बायोस्फीयर रिजर्व मोस्टली श्रेणी 5 या फिर श्रेणी 6 के अंतर्गत भी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह आते हैं। तो इस प्रकार से यह इनकी 6 श्रेणियां हैं IUCN की, जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा रहा है। इसे हम देख सकते हैं इस फॉर्म में कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 6 श्रेणियां निर्धारित की गई है। श्रेणी 1A सबसे सख्त प्राकृतिक संरक्षण होता है। इसके अंतर्गत क्या है, संवेदनशील प्राकृतिक क्षेत्रों को मानव हस्तक्षेप से बिल्कुल मुक्त रखा गया है। ये है। फिर हम यदि देखें श्रेणी 1B वन्य क्षेत्र होंगे, मानवीय हस्तक्षेप रोक करके वहाँ पर प्राकृतिक आवासों का विकास, यहाँ पर कुछ जो है लाइट मोड ऑफ श्रेणी A हम इसको बोल सकते हैं। श्रेणी 2 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान वगैरह संरक्षण। फिर श्रेणी 3 के अंतर्गत हम देखें प्राकृतिक स्मारक। फिर श्रेणी 4 के अंतर्गत हम देखें प्रजाति प्रबंधन क्षेत्र। फिर श्रेणी 5 के अंतर्गत हम देख सकते हैं परिरक्षित एवं परिदृश्य। इसके अंतर्गत क्या है, प्राकृतिक मानव सांस्कृतिक सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस उनका संरक्षण करना। फिर श्रेणी 6 के अंतर्गत हम देखें सतत संसाधन उपयोग वाले क्षेत्र। इन सबको इस प्रकार से श्रेणीबद्ध रूप से IUCN द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। यह ध्यान दीजिए, रेड डेटा बुक की श्रेणियां नहीं पूछा है। फिर हम आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, पीड़क नाशी जीव को परिभाषित कीजिए एवं उनके नियंत्रण की भौतिक विधियों को लिखिए। तो पीड़क नाशी जीव कैसे परिभाषित कर सकते हैं, पीड़क नाशी जीव क्या होते हैं, पीड़क वही है, नाशी जीव वही है जो हमारी फसल, पर्यावरण, इन सबको, मृदा उर्वरता, इन सबको जो नुकसान पहुंचाए वही है पीड़क। पीड़क मतलब यहाँ पर सीधा साफ पूछ रहा है कीटों के बारे में, कीटों के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है जो फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, मृदा उर्वरता कम करेंगे, इनकी उपजाऊ क्षमता कम करेंगे, यही सब आ जाएंगे पीड़क नाशी जीव के अंतर्गत, यही होंगे इनके परिभाषा। फिर यदि इनके नियंत्रण की भौतिक विधियाँ, फिजिकल मेथड, इनके बारे में यह बात कर रहा है। भौतिक विधियाँ मतलब पारंपरिक तौर पर प्राकृतिक रूप पर हम इनका कैसे कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, इनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो कई प्रकार की कंट्रोल हम इसमें कर सकते हैं भौतिक विधियों से। किस प्रकार से, सबसे पहले हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम कर सकते हैं एक तो खेतों की सफाई, ये सारी चीज़ें हमको थोड़ी ध्यान में रखनी जरूरी है, इनकी सफाई लगातार की जानी चाहिए। फिर नीम का तेल, इन सब से कीट वगैरह दूर भागते हैं। फिर नीम के तेल के बाद हम राख वगैरह के छिड़काव कर सकते हैं, राख का उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। राख के उपयोग से कीटनाशक, ये भी आपके कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर बीज जो है या फिर जो हमारे फसल है, बीज या फिर फसल है, इनका नियंत्रित, ये जो फसल हमारे बीज वगैरह हैं इनको नियंत्रित ताप पर गर्म करना। ये जो बीज फसल है इनको एक नियंत्रित ताप पर हम गर्म करेंगे जिससे फसल भी खराब ना हो और ये कीट पतंग भी जो इनमें चिपके हुए हैं वो सारे नष्ट हो जाएं। या फिर दूसरा तरीका और हो सकता है, जो गर्म से नहीं मर रहे वो हो सकता है ठंडे से मर जाए, तो नियंत्रित ताप पर इनको वातानुकूलित या शीत करना जिससे ये कीट वगैरह की हानि हो। यदि ये दोनों से नहीं छूट रहे तो ध्वनि तरंगों से, जैसा हम कई बार घरों में यूज़ करते हैं
अल्ट्रासोनिक साउंड जो मच्छरों को भगाने के लिए उपयोग किया जाता है, वैसे ही कई ध्वनि तरंग होते हैं जो इन कीटों के नाशक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो ये सारे मेथड्स हम लिख सकते हैं अलग अलग प्रकार से। नीम के तेल हो गए, राख हो गए, बीज का नियंत्रित ताप पर उपचार, ठंड का उपचार, ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल, खेतों की सफाई, फसल जो हम लगाएंगे दूर दूर डिस्टेंस वाइज क्षेत्रों में लगाएंगे जिससे हवा वगैरह ज़्यादा हो पाए, इनकी फसलों की सफाई करना, कुछ हो सकता है हम हाथ से भी निकाल करके अलग करें, वो सारे मेथड से हमको इसके अंतर्गत लिखने। तो ये सारी चीज़ें हम एक आंसर के फॉर्म में देखते हैं किस प्रकार से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले तो हम पीड़कनाशक जीव ही बताएंगे। ये कौन से जीव हैं जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और इन सबको ये नुकसान पहुंचाते हैं। पौधों की पत्तियों, जड़ों एवं फलों को भी खा करके फसल की उपज क्षमता घटाते हैं। उदाहरण हम लिख सकते हैं तितली के लार्वा, बेलचा, सफ़ेद मक्खी, ये सब चीज़। फिर इनकी भौतिक विधियाँ हम देखें तो क्या है, मकान एवं खेत की सफाई की जाएगी। फसलों की दूरी, यानी फसल थोड़े हम दूर दूर क्षेत्र पर उनकी बुआई करें ताकि प्रॉपर वहाँ पर एयरिंग हो सके। और हम आगे देखें और क्या लिख सकते हैं, फसल चक्रीकरण, लगातार अलग अलग फसलों का उत्पादन करना। क्या है, कुछ फसल जो है कुछ जीवों के लिए, कुछ टेम्परेरी जीवों के लिए बहुत ही अनुकूलन का काम करते हैं। तो वैसे फसल लगे यदि हम लगातार अलग अलग उगाते रहें तो वैसे कीट यहाँ पर लगातार नहीं पनप पाएंगे। फिर उसके बाद हम देखिए ताप उपचार, कंट्रोल्ड टेम्परेचर में इनको गर्म करना। यदि गर्म से नहीं मरे तो हम फिर ठंडा करेंगे, यदि ठंडे से भी नहीं मरे फिर हम ध्वनि तरंग कंपन तकनीक, इनके द्वारा हम कीटों को नष्ट करेंगे। फिर ये फेरोमोन ट्रैप, ये ऐसे जैसे हम कई जगहों पर देखे होंगे ब्लू लाइट लगा करके कीटों को आकर्षित किया जाता है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। फेरोमोन ट्रैप यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। फसलों का शारीरिक अवरोध, यहाँ पर क्या करेंगे, हम चारों ओर जाली वगैरह लगा देंगे पॉलीथीन वाली, बिल्कुल जिससे कीट आर पार ना हो सके। फिर नीम के तेल का उपयोग हाथों से पकड़ करके निरंतर शाखा छटाई वगैरह, उन क्षेत्रों को काटना पीटना, काट छाट करके अलग करना जहाँ पर ऐसे कीट वगैरह लगे हुए हैं। ये सारी हमारी आ जाती है भौतिक विधियों के अंतर्गत। फिर यदि हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, पर्यावरण को बचाने के लिए हरित भावना की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हरित भवन क्या होते हैं। हरित भवन हम देखते हैं, हरित भवन क्या होते हैं। हरित भवन ऐसे भवन होते हैं, इसमें हम देखते हैं हरित भवन क्या होता है। हरित भवन ऐसे भवन होते हैं जो कि पर्यावरण अनुकूल बने, पर्यावरण संवेदनशील रूप से बनते हैं, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज करें, रिन्यूएबल वाले ऐसे आपके लाइट उपकरण यूज़ करें जो कि कम एनर्जी लेकर के ज़्यादा हमको रोशनी दे, या फिर हम घर ही ऐसा बनाएं जहाँ पर हम सनलाइट वगैरह का प्रॉपर यूज़ कर पाएँ जिससे हमको ज़्यादा लाइट उपकरणों की आवश्यकता ना पड़े, जहाँ पर वर्षा जल संचयन वगैरह हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो, कचरों का वहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन वगैरह हो रहा हो। ये सारे कुल मिलाकर के हम बोलते हैं इनको ग्रीन बिल्डिंग्स, या फिर इन्हीं को बोला जाता है हरित भवन। ये हमारे पर्यावरणीय संवेदनशील रूप होते हैं इनके। तो इनको हम देखते हैं किस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये देखिए, पर्यावरण बचाव के लिए हरित भवन क्या है, ऐसे भवन हैं जो पर्यावरण संवेदी हो, फिर इनमें ऊर्जा दक्षता वगैरह हो, जल संरक्षण इनमें किया जा सके, जो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम कर सके। इनकी विशेषता क्या होगी, वही चीज़ है कि हमने ऊर्जा दक्षता, यहाँ पर हम प्राकृतिक रोशनी का अधिकाधिक उपयोग करेंगे। साथ में यदि हम इलेक्ट्रिसिटी उपयोग कर रहे हैं तो वह हमारी सोलर पैनल वाली होगी, रिन्यूएबल एनर्जी वाली होगी, वैसे ऊर्जा का उपयोग करना। साथ में जल संरक्षण तकनीक अपनाना, वर्षा जल संचयन, वाटर रिसाइकल, गंदे पानी का पुनर्चक्रण। फिर यदि हम कचरा प्रबंधन में देखें तो जैविक कचरों को कंपोस्टिंग वगैरह के माध्यम से जैविक खाद के रूप में निर्मित करना, ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। फिर और हम देखें तो प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग, यानी वैकल्पिक बिल्डिंग मटेरियल वगैरह यूज़ करना। फिर स्वस्थ वातावरण, वहाँ पर वेंटिलेशन बढ़िया हो, वहाँ पर हम पेड़ वगैरह लगाएं, वृक्षारोपण वगैरह वहाँ पर हो, प्राकृतिक रोशनी जो है वो अधिकाधिक रूप में घर के अंदर आ सके, स्थानिक जैव विविधता का संरक्षण, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद कार्बन फुटप्रिंट वगैरह में कमी, ऐसे चीज़ों का उपयोग करना जो जिनसे कार्बन फुटप्रिंट वगैरह कम हो। फिर और हम आगे जाए, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, भवन का ऐसा डिज़ाइन करना ताकि वहाँ की ध्वनि बाहर की ज़्यादा अंदर ना आ सके, इसके लिए हरित पट्टी वगैरह जो लगाई जाती है, वृक्षारोपण एक लाइन में किया जाए।